जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर के आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22। वर्ष 2021-22 के लिए जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का नवा संस्करण है। इस श्रृंखला का नवा संस्करण जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसर्च सेंटर NHSRC द्वारा तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय का दर्जा प्रदान किया गया था। देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2009 में की गई थी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का यह अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा विकसित स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के आधार पर एक लेखा ढांचे का उपयोग करके तैयार किया गया था। 25 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान से संबंधित वर्ष 2021 एवं 21-22 के अनुमानित जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के संदर्भ में जारी किए गए अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 62.6% से घटकर 2021-22 में 39.4% तक रह गई। 39.4% तक रह गई। यह कटौती सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार तथा चिकित्सा देखभाल चाहने वाले व्यक्तियों हेतु वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को सीधा परिणाम है। अगला पॉइंट है इस अवधि के दौरान देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी में 2014-15 के 1.13% से बढ़कर 2021-22 में 1.84% हो गई है। 1.4% हो गई। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी व्यय का हिस्सा 2014-15 से 29% से बढ़कर 2021-22 में 48% हो गया है। यह बदलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य के अत्यधिक निर्भरता एवं नागरिकों की वित्तीय बोझ की कमी को संकेत करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 5,436 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ 7,39,327 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.73% है। वर्ष 2020-21 में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय 6,63,417 करोड़ रुपए, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का कितना है 89.73%, जबकि पूंजीगत व्यय का 75,910 करोड़ रुपए यानी कुल स्वास्थ्य का 10.27% रहा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय जिसमें पूंजीगत व्यय 3,16,554 करोड़ रुपए, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.82% राशि शामिल है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% है, जो 2,328 रुपए प्रति व्यक्ति। यह वर्ष 2021-22 में सामान्य सरकारी व्यय के लगभग 4.98% है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में केंद्र सरकार का योगदान 35.7% रहा है, जबकि राज्य सरकार का योगदान 64.3% रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय 9,04,461 करोड़ रुपए, GDP का 3.83%, 6,602 रुपए प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। चालू स्वास्थ्य व्यय यानी करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 7,89,760 करोड़ रुपए, कुल स्वास्थ्य व्यय का 87.32% तथा पूंजी व्यय का 1,14,701 करोड़ रुपए, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 17.1
6-8% है। सरकार के सभी स्रोतों से पूंजीगत व्यय निम्नवत है। केंद्र सरकार द्वारा 49,707 करोड़ रुपए, राज्य सरकार द्वारा 59,550 करोड़ रुपए, निगम द्वारा 3,638 करोड़ रुपए। बाह्य दाता एक्सटर्नल डोनर 1806 करोड़ रुपए, 1806 करोड़ रुपए। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 41.8% तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 58.2% रही है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संबंधी व्यय निम्न है, मध्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ व्यय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे 36,371 करोड़ रुपए, रक्षा मेडिकल सेवा पर 13,468 करोड़ रुपए, रेलवे स्वास्थ्य सेवा पर 5,866 करोड़ रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर 5,167 करोड़ रुपए, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पे 4,595 रुपए। अगला है सभी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का संयुक्त व्यय 20,808 करोड़ रुपए है। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य पर परिवार का आउट ऑफ पॉकेट व्यय 3,56,258 करोड़ रुपए, कुल स्वास्थ्य व्यय का 39.4%, जीडीपी का 1.51 तथा 2,600 रुपए प्रति व्यक्ति है। जो निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय यानी 66,975 करोड़ रुपए, जो कुल स्वास्थ्य का 7.4% अनुमानित है। सामान्य सरकारी व्यय में हिस्सेदारी के संदर्भ में यह 2014-15 के 3.94% की तुलना से बढ़कर 2021-22 में 6.12% हो गया है। यदि प्रति व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2014-15 में 2021 के मध्य 1,108 रुपए से लगभग 3 गुना होकर 3,169 रुपए हो गया है। वर्ष 2019-20 में वर्ष 2021-20 के मध्य स्वास्थ्य एवं सरकारी व्यय में 16.6% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2020-21 में 2021-22 के मध्य स्वास्थ्य व्यय में 37% की तेज वृद्धि दर्ज हुई है, जो महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल संकट के प्रबंधन हेतु सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। वर्ष 2014-15 से बढ़कर 2021-22 के मध्य देश में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48% हो गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी 14-15 में 5.7% थी, जो बढ़कर 21-22 तक 8.7% हो गई है। अब देखिए श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि। श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि अगला पॉइंट है। अब देखिए 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सहायता देने के लिए उद्देश्य से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की गई। न्यूनतम मजदूरी दरों की वृद्धि की घोषणा की। इस निर्णय के उद्देश्य से श्रमिकों को जीवन यापन हेतु बढ़ती लागतों का सामना करने में मदद मिला। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इसके पूर्व श्रमिकों की अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। अप्रैल 2024 में किया गया। सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, माल लादने और उतारने, चौकीदार एवं प्रहरी, सफाई शोधन, घर के देख रेख करने, खनन एवं कृषि सहित विभिन्न क्षेत्र में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दर का लाभ होगा। न्यूनतम मजदूरी दर को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। पहला है अकुशल, दूसरा है अर्धकुशल, तीसरा है कुशल तथा अत्यधिक कुशल। साथ ही इन्हें भौगोलिक क्षेत्र ए, बी तथा सी के आधार पर वर्गीकृत किए जाता है। इस संशोधन के बाद अकुशल कार्यक्षेत्र जैसे निर्माण, सफाई, शोधन, माल लादने तथा उतारने के श्रमिकों की हेतु श्रमिक ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रति दिन यानी 20,358 रुपए प्रति माह हो जाएगी। ये 783 रुपए प्रति दिन। अर्धकुशल हेतु न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 868 रुपए प्रति दिन और मासिक कितना हो जाएगा?
तो 22,568 रुपए प्रति माह। इसके अलावा कुशल कर्मी, लिपि तथा बिना हथियार वाले चौकीदार प्रहरी हेतु न्यूनतम मजदूरी दर 954 रुपए यानी 24,804 रुपए प्रति माह हो जाएगी। अत्यधिक कुशल हथियार के साथ चौकीदार प्रहरी हेतु न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 1,035 रुपए प्रतिदिन अर्थात 26,910 रुपए प्रति माह होगी। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होते हैं। अब देखिए अगला है रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य। रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 16 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 25-26 यानी 2025-26 हेतु सभी अधिदेश रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि यानी एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार द्वारा विपणन सत्र यानी मार्केटिंग सीजन 2025-26 हेतु रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सर्वाधिक वृद्धि की घोषणा रेपसीड एवं सरसों में 300 रुपए प्रति क्विंटल किया है 300 रेपसीड और सरसों हेतु किया है। इसके बाद मसूर में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक किसमें है? तो रेपसीड या एवं सरसों में। उसके बाद मसूर में 275 रुपए प्रति क्विंटल में। चना, गेहूं, कुसुम, जौ हेतु 210 रुपए प्रति क्विंटल, 150 रुपए प्रति क्विंटल, 140 रुपए प्रति क्विंटल तथा 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए विपणन सत्र 2025-26 हेतु सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट है विपणन सत्र 2025-26 के लिए अधिदेशित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना से स्तर पर एमएसपी तय करने के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणा के अनुरूप है। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के अपेक्षित अंतर हेतु गेहूं के लिए 105% है। इसके बाद रेपसीड और सरसों हेतु 98%, मसूर हेतु 89%, चना एवं जौ हेतु 60% तथा कुसुम के लिए 50% है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा 22 प्रमुख कृषि फसलों को हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कितनी? 22 फसलों को, जिसमें से 14 कितनी है? खरीफ फसलें हैं, 6 क्या है? रबी फसलें हैं, 2 क्या है? वाणिज्यिक फसलें शामिल है। अब देखिए CACP द्वारा गणना की गई उत्पादक लागत में निम्नलिखित खर्चों में शामिल होते हैं, जिसमें मजदूरी यानी मानव श्रम, दूसरा है बैल श्रम या मशीन श्रम, तीसरा है पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, चौथा है बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क आदि में किया गया खर्च, चौथा है औजार एवं कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, छठा कार्यशील पूंजी पर व्यय, पंप सेट आदि पर संचालन हेतु डीजल या बिजली। अगला है विविध खर्च, जिसमें पारिवारिक श्रम का मूल्य। अब देखिए अगला पॉइंट है भारत में अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हुई है, 200 गीगावाट के पार। 14 अक्टूबर 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 10 अक्टूबर 2024 तक देश में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता यानी 200 गीगावाट के आंकड़े को पार करने के साथ ही अपने अक्षय ऊर्जा यात्रा में 1 मील का पत्थर हासिल कर दिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश में कुल अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 201.45 गीगावाट हो गई। अब देखिए 8,180 मेगावाट परमाणु क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली अब देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग आधी हिस्सेदारी है, जिसमें वैश्विक मंच पर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व की ओर एक मजबूत पहल के संकेत मिलते हैं। अगला पॉइंट है भारत की कुल विद्युत उत्पादन का क्षमता लगभग
452.69 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान समग्र विद्युत मिश्रण के अधिक है। जो अगला पॉइंट है, 10 अक्टूबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा में आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 201.45 गीगावाट है, जो देश के कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। 46.3%। अगला पॉइंट है, अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 201.45 गीगावाट। कई तरह के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों योगदान करते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है सौर ऊर्जा 90.76 गीगावाट, सर्वाधिक हिस्से। दूसरे पे पवन ऊर्जा है। तीसरे पे बृहद जल विद्युत परियोजनाएं है। चौथा है सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं। पांचवा है बायोमास और बायोगैस। अब देखिए अगला है, भारत में कई राज्य अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बनकर उभरे हैं, जो देश की प्रगति के अहम योगदान दे रहे हैं। अगला है राजस्थान 29.98 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ सूची में शीर्ष पर रहा है। अगला है 29.52 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता के साथ गुजरात कितने पे? दूसरे स्थान पर रहा है। और तमिलनाडु तीसरे पे 22.37 गीगावाट के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सौर ऊर्जा से 90.76 गीगावाट यानी 45.1%। जैव शक्ति से 11.32 गीगावाट कितने हैं? 5.6%। सूक्ष्म जल विद्युत से 5.7 गीगावाट 2.5%। पवन ऊर्जा से 47.36 गीगावाट जो 23.5% है। और हाइड्रो से क्या 46.92 गीगावाट कितना है? 23.3% रहा है। अब देखिए अगला है, बाद में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अग्रणी राज्य। राजस्थान कितना था? 29.98। गुजरात कितने पे? दूसरे पे 29.52 गीगावाट। तमिलनाडु 23.70 गीगावाट। कर्नाटक है 9.5 गीगावाट। अब देखिए संधारणीयता हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली। 10 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई। इस वर्ष की इस रिपोर्ट का शीर्षक है संकट में एक प्रणाली। ठीक है, इसके तहत जारी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का प्रबंधन जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा WWF के सहयोगात्मक साझेदारी के साथ किया जाता है। अगला पॉइंट है WWF का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 वैश्विक वन्य जीवों के संकट की एक स्पष्ट तस्वीर को पेश करता है। इस रिपोर्ट के पिछले 50 वर्षों से 2020 यानी 1970 से 2020 के मध्य में वन्य जीवों की संख्या 73% की चौंकाने वाली गिरावट का उल्लेख किया। 73% की चौंकाने वाली गिरावट का उल्लेख किया, जिसमें लिविंग प्लैनेट इंडेक्स द्वारा मापा गया है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जिसे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL द्वारा विकसित किया गया, जिसमें हजारों प्रजातियों की जनसंख्या प्रवृत्तियों को ट्रैक करके वन्य जीवों में गंभीर गिरावट की कमी को उजागर करता है। रिपोर्ट की उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और यदि दुनिया भारत की उपभोग आदतों को अपनाती है तो वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने हेतु 2050 तक पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। यह मान्यता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वैश्विक आंदोलन में भारत के संभावित नेता के रूप में स्थापित करती है। अगला पॉइंट है पारंपरिक भारतीय आहार, जो काफी हद तक वनस्पति आधारित है। पर्यावरण की दृष्टि से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है, जिसमें भारतीय आहार संसाधनगण पशु उत्पाद की जगह अनाजों, दालों, सब्जियों आदि पर निर्भर रहते हैं। वे कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी देश भारतीय उपभोग प्रणाली का पालन करें तो संसाधनों की वैश्विक मांग काफी कम होगी। रिपोर्ट में विशेष रूप से
वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने हेतु भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया है, जो कि राष्ट्रीय श्री अन्न अभियान जैसी पहलों के माध्यम से श्री अन्न जैसी पारंपरिक एवं लचीली फसलों को जोड़ देती है। अगला है, भारत की प्रथाएं दर्शाती हैं कि कैसे स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं भूमि उपयोग को कम करते हुए प्रकृति को सुसज्जित एवं पर्यावरणीय प्रभाव को बचाते हुए स्वस्थ आहारों का समर्थन कर सकते हैं। मिलेट्स के पोषण संबंधी फायदे को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा इस पोषण अनाज के रूप में वर्गीकृत एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें अगला पॉइंट है, इसके अलावा श्री अन्न नाम देकर एक चमत्कारी भोजन का एक नया अर्थ और आयाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक मंच पर इन प्राचीन अनाजों को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2021 में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। सरकार श्री अन्न उत्कृष्टता को बढ़ाने हेतु इन पौष्टिक अनाजों को रोजमर्रा के आहारों में शामिल करते हुए खाद्य उपभोगों पैटर्न को बदलने में प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई, जो निम्नलिखित है। पहला, उत्कृष्टता केंद्र जो हैदराबाद में स्थापित स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान द्वारा। अगला है वैश्विक संवर्धन पहल। तीसरा है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2022-23 में से 2026-27 तक मिलेट के आधारित उत्पादों को 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अगला है पोषण योजनाओं के साथ एकीकरण। उसके बाद ईट राइट अभियान, फिर अगला किसान सहायता आदि। अगला पॉइंट है वैश्विक खाद्य प्रणाली निवास स्थान के नुकसान का प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे सभी के लिए रहने योग्य भूमि का 40% उपयोग किया जाता है। 71% भूमि चारागाह के लिए आवंटित किया जाता है, जो कि वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 1/4 से अधिक के लिए जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है पशुधन पर भारी निर्भरता से फसल विविधता में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 10 प्रमुख फसलें यानी 83% वैश्विक खाद्य कैलोरी प्रदान करती हैं। अनुमानित रूप से उत्पादित सभी भोजन का 30 से 40% की कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है, जो वैश्विक पर्यावरणीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 4.4% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी शामिल है। पर्याप्त भोजन होने के बावजूद जहां लगभग 735 मिलियन लोग भूखे सोते हैं, वहीं मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है, जो खाद्य प्रणाली की कमियों को दर्शाता है। खाद्य प्रणाली में छिपी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लागत वार्षिक तौर पर 10 से 15 ट्रिलियन US$ के मध्य अनुमानित है, जो कि दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा हेतु भविष्य पीढ़ियों को बनाए रखने की क्षमता को कमजोर करती है। कृषि के वैश्विक ताजे पानी की निकासी का 70% उपयोग होता है, जो भूजल स्तर की नदी प्रवाह की गिरावट का योगदान करती है। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष 90 मिलियन टन से अधिक समुद्री भोजन को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से 3 बिलियन से अधिक लोग को भोजन मिलता है। अगला पॉइंट, 37.7% मत्स्य स्टॉक में जरूरत से ज्यादा मत्स्य पकड़ी जाती है। ऐसे में कुछ क्षेत्रीय मछलियों की आबादी को विनाश की ओर प्रवृत्त हो रही है। अगला पॉइंट है वैश्विक खाद्य प्रणाली जैव विविधता हानि का प्राथमिक चालक है, जिसमें कृषि से 80% से अधिक लुप्त प्राय स्थलीय पक्षी एवं स्तनपायी प्रजातियों को खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट, फसल विविधता में गिरावट तथा परागकणों में लगभग विलुप्त होने से कृषि उत्पादकता में खतरे में पड़ गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अगला है नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024। सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया, जो इसकी बढ़ती भू राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है। इस सूचकांक में शीर्ष क्रम में यूएसए तथा चीन है। यूएसए के बाद चीन, उसके बाद भारत को यह उपलब्धि इसके सक्रिय विकास, युवा आबादी तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर हासिल हुए, जिसमें इस क्षेत्र के अग्रणी शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के सबसे महत्वपूर्ण अहम निष्कर्षों में से एक क्षेत्रीय ताकतों के संबंधित रैंकिंग
में भारत का लगातार सुधार जारी है। धीरे धीरे हो रहे इस सुधार के साथ भारत ने अपनी पूरी क्षमता हासिल करने तथा क्षेत्र में अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। भारत ने महामारी के बाद सबसे बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार प्रदर्शित किए हैं, जिसके इसकी आर्थिक क्षमता में 4.6 अंकों की वृद्धि हुई है। भारत की सबसे बड़ी आबादी, मजबूत जीडीपी वृद्धि यानी क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इससे स्थिति को मजबूत किया है। भारत के भविष्य संसाधनों में से संबंधित स्कोर 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है, जो संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश का संकेत करता है। अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को, विशेष रूप से चीन, जापान के विपरीत भारत को अपनी युवा आबादी में से लाभ मिलता है, जो कि आने वाले दशकों में आर्थिक वृद्धि और श्रम बल में विस्तार की गति को देती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में गुटनिरपेक्ष रणनीतिक स्थिति से नई दिल्ली के लिए जटिल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में प्रभावी रूप से नौवहन करना संभव हुआ है। वर्ष 2023 में कूटनीतिक संवादों के संदर्भ में भारत छठे स्थान पर रहा है, जिससे बहुपक्षीय मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी का पता चलती है। भारत की बड़ी आबादी और आर्थिक क्षमताएं इसके लिए पर्याप्त संभावनाएं पैदा करती हैं। सांस्कृतिक प्रभाव में भारत का स्कोर भी तुलनात्मक रूप से मजबूत रहा है, जिससे इससे वैश्विक प्रवासी एवं सांस्कृतिक निर्यात में समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा बहुपक्षीय कूटनीति और सुरक्षा सहयोग में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 भारत को एशिया में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दर्शाता है, जो देश के पर्याप्त संसाधनों के आधार पर इसे भविष्य में विकास के लिए अपार संभावनाएं पैदा करता है, जो भारत के लिए नजरिया आशावादी बना हुआ है। निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ते कार्यबल के साथ भारत आने वाले वर्षों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में है। विशेष रूप से भारत का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव, इस रणनीतिक स्वायत्तता इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया एशिया पावर इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर की स्थिति का एक वार्षिक माप है। यह एशिया प्रशांत के 27 देशों का मूल्यांकन करते हुए बाहरी वातावरण को आकार देने और उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता की भी जांच करता है। वर्ष 2024 का संस्करण भी इस क्षेत्र में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अगला है तिमोर लेस्ते को इसमें पहली बार शामिल किया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में इसके बढ़ते महत्व को पता चलता है। यह सूचकांक राज्यों की भौतिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके प्रभाव को ध्यान केंद्रित करता है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स की शक्ति को संसाधन आधारित, प्रभाव आधारित निर्धारकों में बांटा गया है। इसमें से पहला है संसाधन आधारित निर्धारक, जिसमें आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन और भविष्य के संसाधन। दूसरा है प्रभाव आधारित निर्धारक, जिसमें आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव को शामिल किया गया है। किसी भी देश की समग्र शक्ति हेतु स्कोर उपयुक्त 8 भारत औसत पर प्राप्त होता है, जिसमें 131 व्यक्तिगत संकेतक भी शामिल होते हैं। इसके परिणाम से यह बात सूक्ष्म समझ प्रदान करती है कि देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने संसाधनों को कैसे प्रभाव से बदलते हैं। अब देखिए वैज्ञानिक परिदृश्य, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति की गई है। अब देखिए इसमें है भारत ट्रैकोमा मुक्त है। वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। यह घोषणा 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत से पूर्व नेपाल,
एवं म्यांमार को ट्रेकोमा का उन्मूलन किया है जा चुका है। अभी तक वैश्विक स्तर पर भारत सहित 21 देश यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रेकोमा वर्ष 2050-60 के दौरान देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। ट्रेकोमा है क्या? यह आंखों में रोहे की बीमारी के नाम से जाना जाता है। स्पष्टता है कि ट्रेकोमा एक नेत्र रोग है। यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम एक अंतःकोशिकीय जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति आंखों एवं नाक से श्राव सीधे अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। बचपन में कई बार संक्रमण होने से ऊपरी पलकों के अंदरूनी हिस्से में घाव हो जाते हैं, जिससे पलकों के किनारे अंदर की ओर मुड़कर नेत्र गोलक को छूने लगता है। यह एक पीड़ादायक स्थिति होती है जिसमें कार्निया अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस स्थिति में ट्रैकोमैटिस ट्राइकियासिस के रूप में जाना जाता है और इसका इलाज न होने पर इसकी आंख की रोशनी में कमी और अंधापन भी हो सकता है। WHO ने ट्रेकोमा को एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। अब देखिए ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए WHO ने के प्रयास क्या है। विश्व में ट्रेकोमा उन्मूलन हेतु WHO ने वर्ष 1993 में सेफ रणनीति या सेफ स्ट्रेटजी को अपनाया था। सेफ शब्द सर्जिकल उपचार, एंटीबायोटिक्स वितरण, चेहरे की सफाई और पर्यावरणीय सुधारों को इंगित करता है। उपयुक्त सभी तत्व ट्रेकोमा से निपटने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1996 में WHO ने वर्ष 2020 तक ट्रेकोमा के वैश्विक उन्मूलन के लिए WHO गठबंधन को लॉन्च किया था। यह गठबंधन एक साझेदारी है जो सदस्य देशों द्वारा सेफ रणनीति के कार्यान्वयन हेतु समर्थन करते हैं। ट्रेकोमा के वैश्विक उन्मूलन नई समय सीमा वर्ष 2030 निर्धारित है। ट्रेकोमा उन्मूलन में भारत के प्रयास। वर्ष 1963 में भारत सरकार ने WHO और यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टिहीन हानि नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1776 में एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। वर्ष 1976 में देश में ट्रेकोमा नियंत्रण प्रयासों को व्यापक NPCBVI ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो वर्ष 2005 में ट्रेकोमा देश की नेत्रहीनता में लगभग 4% मामले के लिए उत्तरदायी था। वर्ष 2018 तक देश में ट्रेकोमा के मामले घटकर 0.008 रह गए हैं। अब देखिए संक्षिप्तियां जिसमें है चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्तर, संघ, संगठन, योजनाएं, परियोजनाएं, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ है। चर्चित व्यक्ति, सबसे पहले राष्ट्रीय व्यक्ति न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये क्या है? 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का पद ग्रहण किया है। कब किया है? तो 11 नवंबर 2024 को किया है। स्थान किसका लिया है? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। अब देखिए अगला है शारदा सिन्हा। बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका का निधन हो गया है 5 नवंबर 2024 को। उनके गाए गए मैथिली एवं भोजपुरी के लोकगीत छठ से जुड़े पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। लोकगीत के लिए उन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण तथा 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए विवेक देव राय ये क्या है? प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया। कब? 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वह जनवरी 2015 से जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है प्रमीला राय।
अगले हैं प्रवीणा राय। देश के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ एवं प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त की गई अक्टूबर 2024 में। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। किसका स्थान लिया है? तो पीएस रेड्डी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है आशीष खन्ना। आशीष खन्ना ये क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त किए गए। किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है विपिन कुमार। विपिन कुमार क्या है? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं। विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष है। वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय है। इससे पूर्व यानी इससे पहले जेएसडब्ल्यू के समूह के अध्यक्ष सज्जन जिंदल इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सज्जन जिंदल रह चुके हैं। दीपक अग्रवाल क्या है? तो दीपक अग्रवाल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा नेफेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किए। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। कनक राजू कौन है? कनक राजू प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु का निधन हो गया है। कब? 25 अक्टूबर को। उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए नोएल नवल टाटा तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसका स्थान लिया है? तो रतन टाटा का लिया है। विजया किशोर रहाटकर ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष बनी है। कब? तो 22 अक्टूबर 2024 को बनी है। कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा होगा। किसका स्थान लिया है? तो रेखा शर्मा का स्थान लिया है। अब देखिए परमेश शिवमणि क्या है? परमेश शिवमणि तो कौन है? ये भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्थान किसका लिया है? तो राकेश पाल का लिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर पी वेणुगोपाल देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक है। महानिदेशक नहीं का निधन हो गया है। कब हुआ है? तो 8 अक्टूबर 2024 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। उन्हें वर्ष 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रतन नवल टाटा प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति संघ के मानद अध्यक्ष का निधन हो गया। कब? तो 9 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर 2024 वे वर्ष 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मोहना सिंह कौन है? तो ये भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के रूप में पद पर कार्यरत पायलट है। तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। श्रीमती पापामल जो क्या है? तमिलनाडु की प्रसिद्ध जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक का निधन हो गया। क्या? तो ये 27 अक्टूबर 2024 को हुआ। उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति प्रबोवा सुबियांतो ये क्या है? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसका स्थान लिया है? तो जोको विडोडो का स्थान लिया है। नेक्स्ट है शिगेरू इशिबा ये क्या है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख है। तो जापान के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। कब? 1 अक्टूबर का। किसका स्थान लिया है? तो फूमियो किशिदा का पद लिया है। डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या कौन है? थे श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। वह सिरिमाओ वांडा नायकर और चंद्रिका कुमारतुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। अनुराग कुमार दिसानायके क्या है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। कब? 23 सितंबर 2024 को। किसका स्थान लिया है? तो
रानिल विक्रम सिंघे का। नेक्स्ट देखिए संधि एवं समझौते। संधि एवं समझौते सी डाट और CSIR यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य 2G, 3G, 4G और 5G बैंड को कवर करने वाली एकल ब्रॉडबैंड एंटीना के लिए ट्यूनबेल एम्पेडेक्स मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टीपल पोर्ट स्विच का विकास करने हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया है। C.ITI रुड़की के मध्य समझौता। C.ITI के मध्य रुड़की समझौता। दोनों के मध्य 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौता। दोनों के मध्य उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता किया गया है। भारत में TI स्लैग के उत्पादन के लिए इस संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु IREL लिमिटेड और उस्त कामेनोगोर्स्क टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट JSC UKTMP JSC कजाकिस्तान के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने हेतु समझौता। इस संबंध में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY, NRLM और 10 बैंकों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। हस्ताक्षरकर्ता बैंकों में 9 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक तथा एक निजी IDBI बैंक लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट है भारत और कोलंबिया के मध्य समझौता। भारत और कोलंबिया के मध्य दोनों देशों द्वारा फिल्म सह-निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु ऑडियो विजुअल सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बन गया। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मेटा के मध्य साझेदारी दोनों के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में सहयोग हेतु और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी हुई है, जो 14 अक्टूबर 2024 को है। इस साझेदारी के तहत 5 उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बृहन मुंबई नगर निगम के मध्य समझौता यानी BNC के मध्य समझौता। दोनों के मध्य मुंबई में अत्याधुनिक कौशल केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस पहल का लक्ष्य आने वाले वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR NTPC विद्युत व्यापार निगम के मध्य समझौता। दोनों के मध्य स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो देश में लगभग ICMR संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। नेक्स्ट देखिए सीमा पार विद्युत व्यापार सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता। इस संबंध में नेपाल, भारत और बांग्लादेश के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौते के तहत नेपाल भारत के मध्यम प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक अधिशेष विद्युत बांग्लादेश को निर्यात करेगा। नेक्स्ट है प्रथम चरण में नेपाल द्वारा बांग्लादेश को भारतीय भू क्षेत्र से होकर 6.4 सेंट यूनिट की दर से 40 मेगावाट जल विद्युत निर्यात किया जाएगा। अगला है द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT।
यह संधि भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के मध्य हुई है। इस संधि पर ताशकंद हस्ताक्षर किए गए, ताशकंद में हस्ताक्षर किया गया है। यह बीआईटी अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और प्रथाओं के दृष्टिगत भारत में उज्बेकिस्तान और निवेशकों और उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारतीय निवेशकों की उचित सुरक्षा का आश्वासन देता है। अगला है भारत के पहले एआई सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता किया गया है। इस संबंध में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के मध्य समझौता हुआ है। समझौते के तहत सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण गुजरात के धौलेरा में किया जाएगा। अब देखिए योजना एवं परियोजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ये क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। कब? 6 नवंबर 2024 को। यह योजना मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिससे बिना वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक ऋण पर 75% की गारंटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण की स्थगन अवधि के लिए 3% की छूट प्रदत्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों की ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। नेक्स्ट योजना है दीपम 2.0 योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा श्रीकाकुलम जिले में एडुपुरम में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को प्रति 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में राज्य के 60 वर्ष से अधिक 60 या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति यानी दिव्यांग 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? इसका नवीन और अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों, नव ज्ञान सृजन, सफल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों यानी टीका, दवा, चिकित्सा, निदान आदि की खोज हेतु विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट योजना क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 पेंशन एवं पेंशन भोगियों कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। यह अभियान देश में 800 शहरों कस्बों में 1 से 30 नवंबर 2024 तक संचालित होगा। नेक्स्ट परियोजना क्या है? महामारी निधि परियोजना। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। $25 मिलियन से यह परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक एडीबी, खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व बैंक के सहयोग से लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल्स स्टूडेंट द्वारा इस प्रोग्राम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो 22 अक्टूबर 2024 को किया गया। तीसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा के मध्य के 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। तीसरे चरण में ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग, ब्लॉक प्रोग्रामिंग और एआई सत्रों पर एक ओरिएंटेशन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इसका शुभारंभ
21 अक्टूबर 2024 को किया गया है। यह असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रम के आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। अगली है वसुंधरा 3.0। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। यह पहल असम के स्वदेशी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके उसे भूमि स्वामित्व की सुरक्षा और पहचान के सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना। झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है, तो राज्य में अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। मंत्रिमंडल की इस बैठक द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब 2500 रुपए कर दी गई। राष्ट्रीय विद्युत योजना यानी ट्रांसमिशन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया। यह योजना 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता एवं 2032 तक 600 गीगावाट के अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता का ट्रांसमिशन करने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई। ट्रांसमिशन योजना में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमा पर इंटरकनेक्शन के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना का विस्तार किया गया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 तक के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। अक्टूबर 2024 में इस विस्तार में 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल से प्रशिक्षित करने हेतु किया गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित बजट राशि कितनी है, 495 करोड़ रुपए। समर्थ वस्त्र मंत्रालय द्वारा मांग संचालित तथा रोजगार उन्मुख बृहद कौशल शामिल है। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा इस योजना के तहत 92.41 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। इससे राज्य में लगभग 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, PM सूर्य घर योजना के तहत नवाचार परियोजनाओं के लिए योजना दिशा निर्देश। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा योजना दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। योजना घटक नवाचार परियोजनाओं के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीक में प्रगति को प्रोत्साहित करने हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट देखिए हम सफर नीति है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। इस नीति के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे संबंधी इनसे जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे ढाबे, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप इत्यादि का मानकीकरण किया जाएगा। अब देखिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आदिवासी समुदाय के व्यापक समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हजारीबाग झारखंड में इस अभियान का शुरुआत की गई। योजना की कुल परिव्यय कितनी है, तो 79,156 करोड़ रुपए है। इस अभियान के तहत 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जनजाति बहुल गांव तथा आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने हेतु 63,843 गांव कवर किए जाएंगे। इस अभियान के तहत 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों समेत प्रयास से 25 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन NMEO तिलहन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के उद्देश्य से इस मिशन को मंजूरी दी गई। इस मिशन की अवधि 7 वर्ष 2024-25 से 30-31 के लिए वित्तीय परिव्यय कितनी है, 10,103 करोड़ रुपए। इस मिशन के तहत रेपसीड
रेपसीड मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ कपास के बीज, चावल की भूसी, वृक्ष जनित तेल जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग परियोजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति 1 अक्टूबर 2024 को दी गई। इस परियोजना की लागत 4000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना की अवधि कुल 6 वर्ष यानी वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक है। लक्ष्य क्या है इसका? परियोजना का कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करना। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी पहल। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 27 अक्टूबर 2024 को देश भर में 6 पर्यटन स्थानों और मध्य प्रदेश, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, आइजोल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान और श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या है? आचार्य चाणक्य कौशल योजना। आचार्य चाणक्य कौशल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्धा यानी महाराष्ट्र में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य भर में प्रतिष्ठित कॉलेजों में 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब देखिए वर्ष एवं दिवस। वर्ष एवं दिवस तो विश्व शौचालय दिवस कब है? तो 19 नवंबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? टॉयलेट्स अ प्लेस ऑफ पीस। अ प्लेस ऑफ पीस विषय क्या था? तो अ प्लेस ऑफ पीस। नेक्स्ट है शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर 2024 को। विषय क्या था? तो यूथ एट द फोरफ्रंट। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। मुख्य विषय क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विथ द लेसन ऑफ द 2004 इंडियन ओशियन सुनामीज। नेक्स्ट क्या है? भारत गौरव सप्ताह 2024 तिथि क्या है? तो 3 से 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसे असम राज्य असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व नगर दिवस। विश्व नगर दिवस तिथि क्या है? 31 अक्टूबर 2024। मुख्य विषय तक क्या था? यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। नवा आयुर्वेद दिवस 2024 तिथि कब है? तो 29 अक्टूबर 2024 को। यह दिवस कब आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया। मुख्य विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 तिथि क्या है? 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक। मुख्य विषय क्या था? सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 तिथि क्या है? 24 से 31 अक्टूबर 2024। मुख्य विषय क्या था? सूचना के नए डिजिटली मोर्चे, सार्वजनिक हित की सूचना के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता। अगला है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब है? तो 17 अक्टूबर 2024। विषय क्या था? इंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मल्टी ट्रीटमेंट एक्टिंग एंड टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए विश्व खाद्य दिवस तिथि क्या है? 16 अक्टूबर 2024 है। विश्व मुख्य विषय क्या है? बेहतर जीवन एवं बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब? 15 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था? रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर ऑफ आवर कलेक्टिव फ्यूचर, बिल्डिंग क्लाइमेट एंड resilience, conserving biodiversity and caring for the land toward gender equality and empowerment
ऑफ वुमेन एंड गर्ल। नेक्स्ट है स्तन कैंसर जागरूकता माह 2024, मनाया कर जाता है तो 1 से 31 अक्टूबर 2024 के। मुख्य विषय क्या था? नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द रेजिलेंस फ्यूचर। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG 9। विश्व दृष्टि दिवस तो कब? तिथि 10 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? चिल्ड्रन लव योर आइज। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर 2024 को। विषय क्या था? तो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर 2024 को। विषय क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस तिथि 9 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था? 150 ईयर्स इन बेंडिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशन। नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय बधिर लोगों के लिए सप्ताह 2024 कब से है? तो 23 से 29 सितंबर 2024 के। मुख्य विषय क्या था? साइन अप द साइन लैंग्वेज राइट्स, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? हैशटैग यूनिक क्विकली स्वीपी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावास दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर 2024 को। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। पहले सोमवार। मुख्य विषय क्या है? बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। नेक्स्ट क्या है? विश्व शिक्षक दिवस तो कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? वैल्यूइंग टीचर वाइज टू वर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है विश्व अंतरिक्ष स्वास्थ्य सप्ताह 4 से कब? 10 अक्टूबर तक। मुख्य विषय क्या था? अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? एजिंग विद द डिग्निटी, द इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2024 को। स्लोगन क्या था? दान के 20 वर्ष पूरे होने के जश्न में रक्तदाताओं को धन्यवाद। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस तिथि कब? तो 30 सितंबर 2024 का। मुख्य विषय क्या था? ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग मोरल एंड मटेरियल राइट्स फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेज। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था? यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। मुख्य विषय क्या था? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तिथि क्या है? तो 24 सितंबर। यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 26 सितंबर को। मुख्य विषय क्या था? इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटी थ्रू डिजास्टर रिस्क रिड्यूस एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेट्स एंड अडॉप्शन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर 2024 को। मुख्य विषय क्या था? पर्यटन और शांति। नेक्स्ट है विश्व समुद्री दिवस तिथि क्या है? तो 26 सितंबर 2024 का। मुख्य विषय क्या है? तो नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अन्य दिवस एवं वर्ष। विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर 2024 को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व स्ट्रोक 29 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत 27 अक्टूबर। निशस्त्रीकरण सप्ताह क्या है? 24 से 30 अक्टूबर
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस कब? 24 अक्टूबर। कर्मयोगी सप्ताह दिवस, सप्ताह सॉरी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह 19 से 25 अक्टूबर तक। अंतरराष्ट्रीय अधिदम अधिदम दिवस 17 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन विकार निवारण दिवस 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस तो 15 अक्टूबर को। 17वां वन्य सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। 92 विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। 92वां वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। सूचना अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। सूचना एवं सार्वजनिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस तो 22 सितंबर को। अब देखिए खेल परिदृश्य सबसे पहले क्रिकेट। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा कब से कब तक था? 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक था। द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला थी, 3 मैच हुए। विजेता कौन रहा? 3-0 से न्यूजीलैंड विजेता रहा। पुरस्कार एवं आंकड़े। श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा था? विलियम रहा था न्यूजीलैंड का। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? ऋषभ पंत ने। भारत का कितने? 261 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो वाशिंगटन सुंदर भारत से और रविंद्र जडेजा भारत से, प्रत्येक 16 विकेट लिए। रिकॉर्ड क्या है? न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल रहा है। न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद यानी 1988-89 में भारत के विरुद्ध कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ। वर्ष 2012 के बाद विरुद्ध इंग्लैंड भारत घरेलू मैदानों पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में पराजित हुआ है। वर्ष 2000 के बाद किसी भी टीम ने भारत में घरेलू मैदान पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में एक से ज्यादा मैच में क्लीन स्वीप किया है। वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारत को दोनों टेस्ट में बेंगलुरु और मुंबई में हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के विरुद्ध बेंगलुरु में पहले टेस्ट के दौरान भारतीय टीम मात्र 46 रन पर ऑल आउट हो गई। टेस्ट के इतिहास में यह भारत में एक पारी में तीसरा न्यूनतम स्कोर रहा है। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल के मैदान में 36 रन पर ऑल आउट कर दिया गया था। जून 1974 में इंग्लैंड ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत को 42 रनों पर ऑल आउट किया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक। द्विपक्षीय श्रृंखला थी। परिणाम क्या हुआ? भारत 2-0 से जीता। श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? रविचंद्रन अश्विन रहे। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तेजस्वी जायसवाल ने 189 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने। विजेता कौन रहा? तो भारत 3-0 से जीता। भारत 3-0 से जीता। ये क्या है? T20 श्रृंखला का है। श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? हार्दिक पांड्या। सर्वाधिक रन किसने बनाया? संजू सैमसन ने 150 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो वरुण चक्रवर्ती भारत से, संजीव हसन, साकिब बांग्लादेश, प्रत्येक ने 5 विकेट लिए। नेक्स्ट है तीसरा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच 12 अक्टूबर 2024 हैदराबाद। भारतीय टीम ने 297 पे 297 रन बना के 6 विकेट रन स्कोर बनाया। बांग्लादेश को 133 रन से पराजित किया। यह T20 अंतरराष्ट्रीय में किसी क्रिकेट टीम में भारतीय टीम द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य द्वारा T20 अंतरराष्ट्रीय में यह दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। T20 अंतरराष्ट्रीय में एक पारी में सर्वाधिक रन पहला है जिम्बाब्वे 344 रन 4 विकेट पे आधार। दूसरा क्या है? नेपाल 314 3 पे। विरुद्ध कौन थी? मंगोलिया। इसके विरुद्ध कौन था? गैम्बिया था। भारत किसके खिलाफ बनाया? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ बनाया 297 रन। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। मेजबान कौन था? तो यूएई क्या था? इसका मेजबान था। टीमें कितनी थी? 10 थी। संस्करण कौन था? 9 था। द्विपक्षीय टूर्नामेंट था। पहला संस्करण 2009 में आयोजित किया गया था। परिणाम क्या है? चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड क्या है? महिला ने खिताब जीता है। उप विजेता कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं हैं। पुरस्कार एवं आंकड़े। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही? तो अमेलिया केर न्यूजीलैंड की महिला। फाइनल में सर्वश्रेष्ठ अमेलिया केर ने
बनाया। सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो लॉरा वॉलबार्ट ने किया था। कितना? 223 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? अमेलिया केर ने 15। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसके हैं? तो इनके पास दक्षिण अफ्रीका के 74 रन सर्वाधिक है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत किसका रहा? तो 150 की औसत से हरमनप्रीत कौर। सर्वाधिक छक्के किसने मारे? तो डेड्रा डॉटरी वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, 9 छक्के मारे। सर्वाधिक चौके किसने मारे? तो लॉरा वॉलफार्ट ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की 24 चौके मारे। सर्वाधिक अर्धशतक किसने बनाया? तो हरमनप्रीत कौर ने भारत के 2 अर्धशतक बनाए। न्यूजीलैंड महिला आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली चौथी टीम बन गई। 6 खिताबों के साथ ऑस्ट्रेलिया महिला टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है, जबकि इंग्लैंड महिला और वेस्ट इंडीज महिला एक एक खिताब जीतने में सफल हुई है। आईसीसी महिला विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली हरमनप्रीत कौर को एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी। टेनिस में देखिए, एटीपी संघाई मास्टर्स 2024 2 से 13 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया। कहां पे? संघाई, चीन में। स्पर्धा दूसरी तरफ विजेता पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली के हैं। पुरुष युगल में वेस्ले कुलहोफ नीदरलैंड के और निकोला मैट्रिक क्रोएशिया का है। WTA वुहान ओपन 2024 7 से 13 अक्टूबर वुहान, चीन में आयोजित हुआ था। स्पर्धा में महिला एकल में एरिना सबालेंका बेलारूस की है, विजेता है। महिला युगल में अन्ना डेलिना कजाकिस्तान की और एरिना क्रोमाचेवा रूस की। एटीपी जापान ओपन 2024 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक कहां पे आयोजित हुआ? टोक्यो, जापान में आयोजित हुआ। स्पर्धा में पुरुष एकल में आर्थर फिल्ड कहां के? फ्रांस के। पुरुष युगल में जूलियन क्रेस और लायड ग्लासपुर कहां के? दोनों ब्रिटेन के। चीन ओपन 2024 25 से 6 अक्टूबर 2024 को बीजिंग में आयोजित हुआ था। स्पर्धा में पुरुष एकल में कार्लोस अल्क्राज स्पेन के हैं। महिला एकल में कोको ग्राफ यूएसए के। पुरुष युगल में सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाओसी दोनों इटली के हैं। महिला युगल में सारा एर्रानी और जस्मिन पाओलिनी दोनों कहां? इटली के हैं। एथलीट्स बेंगलुरु मैराथन 2024 6 अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ था। एथलीट पुरुष में कार्तिक कुमार एलिट पुरुष में कार्तिक कुमार, एलिट महिला में KM लक्ष्मी। शिकागो मैराथन आज का लास्ट टॉपिक है। 13 अक्टूबर 2024 को शिकागो यूएसए में परिणाम क्या था? पुरुष में विजेता कौन है? जॉन कोरियर कहां की है? कोरियर कहां की? केन्या के। उप विजेता कौन है? तो मोहम्मद हुसैन ईसा कहां के? इथोपिया के। महिला में विजेता कौन रहा है? तो रूथ चेमगेटिंग केन्या के। उप विजेता में कहना सुतुम होसफा केडमे इथोपिया की रही है।